गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने वॉलवॉक्स, स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज की इस क्लास में हम क्लोरोफाइसी फैमिली की ही एक और एल्गी जिसका नाम है ऊडोगोनियम, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऊडोगोनियम की अगर हम बात करें तो ऊडोगोनियम की क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है। ऊडोगोनियम क्लोरोफाइसी, कौन सी क्लास है इसकी? क्लोरोफाइसी। वर्ग क्या है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी वर्ग का ये सदस्य है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर है ऊडोगोनियल्स। ऊडोगोनियल्स। फैमिली है ऊडोगोनियेसी। ऊडोगोनियेसी। जीनस है ऊडोगोनियम। जीनस है ऊडोगोनियम। क्लास क्लोरोफाइसी। ऑर्डर ऊडोगोनियल्स। फैमिली ऊडोगोनियेसी। क्लास क्लोरोफाइसी। ऑर्डर ऊडोगोनियल्स। फैमिली ऊडोगोनियेसी। जीनस ऊडोगोनियम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम ऊडोगोनियम की एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसा कि हमने डायग्राम में बता रखा है। जो ऊडोगोनियम की एक सिंगल सेल है, उसके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। इस सेल वॉल के अंदर जो सेल होती है उसमें एक द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिसे हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। सेल के चारों ओर सेल वॉल यानी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि पैक्टिन और काइटिन की बनी होती है। आउटर जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। कितने लेयर्ड होती है? 3 लेयर्ड, यानी 3 लेयर की बनी होती है, 3 परतों की बनी होती है। 3 परतें, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है, 3 लेयर की जो है सेल वॉल बनी हुई है। इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होगी या आउटर लेयर होगी वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आउटर लेयर काइटिन की बनी होती है। इसके बाद मिडिल लेयर पैक्टिन की बनी होती है। इसके बाद इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो कि 3 लेयर्ड है, जिसमें से सबसे आउटर लेयर काइटिन की, मिडिल लेयर पैक्टिन की और इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है। बाहरी परत काइटिन की, मध्य परत पैक्टिन की और आंतरिक परत सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल में हमें 3 लेयर दिखाई दे रही है क्लियरली। आउटर लेयर जो है काइटिन की, मिडल लेयर पैक्टिन की, इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसके अलावा इसमें रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है?
रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफाइसी फैमिली का है तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो पाया ही जाएगा। क्लोरोप्लास्ट की या क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण इस एल्गी का रंग हरा दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है, सेल के अंदर वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है। एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस या केंद्रक भी इसमें पाया जाता है। सेल वॉल के चारों तरफ म्यूकस की एनवलप इसमें नहीं पाई जाती। ऊडोगोनियम जो क्लास है उसमें जो सेल वॉल है उसके चारों ओर म्यूकस की एनवलप नहीं पाई जाती है। अब हम देखें कि सेल का जो एपिकल पार्ट है या शीर्ष वाला भाग है उस पर केप या सेल केप प्रेजेंट होती है। क्या पाई जाती है? सेल केप, जो कि सेल को प्रोटेक्शन देती है। सेल कैप प्रेजेंट होती है जो कि सेल की सुरक्षा करती है। तो हमने स्ट्रक्चर में देखा, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर देखा। ऊडोगोनियम में सिंगल सेल की जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। आउटर लेयर या बाह्य परत काइटिन की बनी होती है, मध्य परत पैक्टिन पदार्थों की बनी होती है, जबकि आंतरिक परत सेल्यूलोज पदार्थों की बनी होती है। सेल के अंदर द्रव्य पाया जाता है जिससे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि इस फैमिली को या इस क्लास को हरा रंग प्रदान करता है। उसके बाद एक वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल वॉल के चारों ओर म्यूकस की एनवलप यानी श्लेष्मा का आवरण नहीं पाया जाता है। सेल के शीर्ष पर सेल कैप प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन की, अब हम बात करें ऊडोगोनियम के रिप्रोडक्शन की। तो ऊडोगोनियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कौन से रिप्रोडक्शन की? वेजिटेटिव या कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है खंडन के द्वारा, एकिनीड्स के द्वारा होता है। कायिक जनन जो खंडन या एकिनीड्स के द्वारा होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्स्ट है खंडन या बाई फ्रेगमेंटेशन। खंडन या फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो सेल होती है वो क्या करती है, कई छोटे छोटे खंडों में या टुकड़ों में टूट जाती हैं। छोटे छोटे खंडों में या टुकड़ों में टूट जाती है। टुकड़ों में टूट जाने के कारण सेल्स के बीच बीच में स्पोरेंजियम बन जाते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। सेल क्या होगी, छोटे छोटे खंडों में टूट गई, टूटकर उसी अवस्था में पड़ी है। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ये क्या करेगी, नया प्लांट ग्रो कर लेगी, अपना नई एल्गी बना लेगी। सेकंड है एकिनिड्स। एकिनिड्स होते क्या है, मोटी भित्ति वाले बीजाणु होते हैं, यानी थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं। ये थिक वॉल स्पोर क्या करते हैं, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये क्या करते हैं, एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं।
फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एकिनिड्स के द्वारा, बाय एकिनिड्स। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सेल जो होती है छोटे छोटे खंडों में या सेगमेंट्स में टूट जाती है, और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये क्या करती है, नया प्लांट ग्रो कर लेती है। फेवरेबल कंडीशन से मतलब जितना इनको टेम्परेचर चाहिए उतना, जो इनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो, जैसा इनको एटमॉस्फेयर चाहिए वैसा अगर इनको एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो ये उन कंडीशंस में क्या करेगी, एक नया प्लांट ग्रो कर लेगी। फिर है एकिनिड्स। एकिनिड्स क्या है, थिक वॉल्ड स्पोर्स है। इनको भी जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पोर्स बनते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जू स्पोर के द्वारा होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम को अगर समझें, जैसे कि ए जो एक यूडोगोनियम सेल है, उसके बाहर चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है जो कि 3 लेयर्ड होती है। सेल के अंदर पायरिनॉइड, वैक्यूल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एपिकल पार्ट वाली जो सेल है उसमें केप प्रेजेंट होती है। सेल का जो अग्रभाग होगा उसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। ये जो होल्ड फास्ट वाला भाग है वो ही सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ता है। इसके बाद बी डायग्राम में एक सिंगल सेल ली गई है जिसमें कि जू स्पोर बनेंगे। इस सिंगल सेल में जू स्पोर बनते हैं। एमर्जिंग जू स्पोर यानी जू स्पोर का बनना जीव द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर क्या हो जाएगा, गोलाकार। जब जू स्पोर बनते हैं तब क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल को छोड़कर क्या होता है, पास पास आ जाता है, गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेता है। जब ये गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेता है तो इसे हम कहते हैं जू स्पोर। इसे हम क्या कहते हैं, जू स्पोर। जू स्पोर इसका अगला वाला जो भाग है, जू स्पोर का जो टर्मिनल पार्ट है वो तिकोना, जबकि पीछे वाला भाग गोलाई लिए हुए होता है। आगे वाले भाग को काचा कहते हैं जो कि लेंस के आकार का होता है। उसी से फ्लैजिला का डेवलपमेंट होता है, यानी इसी भाग में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फिर इस जू स्पोर में क्या क्या होंगे, मोनोन्यूक्लिएट, यानी जो जू स्पोर बनेंगे उनमें एक न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। जब ये स्पोरेंजियम के टूटने पर फ्री होंगे तो 1 घंटे तक ये क्या करेंगे, गतिशील रहेंगे और इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, श्लेष्मा का आवरण बन जाएगा। श्लेष्मा का आवरण बनने के बाद क्या करेंगे, यह एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे। प्रत्येक जू स्पोर से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होगा। किया क्या हमने, एक बार वापस से समझते हैं इसको, कि सबसे पहले यूडोगोनियम की एक सेल ली, उसमें से कोई एक सेल जिसमें कि जू स्पोर बनेंगे वो जू स्पोर इनिशियल सेल कहलाती है। अब इस जू स्पोर इनिशियल सेल में क्या होता है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो इकट्ठा हो जाता है बीच में, सेल के बीच में, जिसको कि जू स्पोर इनिशियल सेल कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का इकट्ठा होना, इमर्जिंग ऑफ जू स्पोर, यानी जू स्पोर का बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है। जब ये प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है तो कुछ इस तरह की संरचना बनाता है कि उसका अग्रभाग तिकोना और पश्च भाग गोलाकार दिखाई देता है, जिसे कि हम जू स्पोर कहते हैं। अग्रभाग जो कि तिकोना होता है उसे
काचाब या हाइलिन कहते हैं, जो कि लेंस के आकार का होता है। इसी भाग से फ्लैजिला का डेवलपमेंट होता है, यानी इसी भाग में फ्लैजिला पाए जाते हैं। जब स्पोरेंजियम टूटेगी तो ये स्पोर्स इस स्पोरेंजियम से बाहर निकल जाएंगे और लगभग 1 घंटे तक गतिशील रहेंगे। इन स्पोर्स पर 1 घंटे के अंदर श्लेष्मा का आवरण बन जाएगा। अब ये जो जू स्पोर बने, ये क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में पुनः एक नया प्लांट बना देंगे। फिर से वही प्रोसेस, उस प्लांट की ओनली होल्ड फास्ट वाली सेल को छोड़कर बाकी कोई भी सेल जू स्पोर इनिशियल सेल का काम कर सकती है और उससे फिर एक नया प्लांट बन सकता है। होल्ड फास्ट को छोड़कर अन्य सेल जू स्पोरेंजियम का काम करती है, यानी जू स्पोर को धारण करने वाली झिल्लियाँ बनती है, सेल्स बनती है। प्रत्येक जू स्पोरेंजियम एक जू स्पोर कंसीव करती है, जिसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को छोड़कर बीच में आ जाता है, गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेता है, लेंस शेप का। इसके अंदर काचाब या हाइलिन होता है। काचाब क्षेत्र में ही फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जब स्पोरेंजियम टूटती है तो ये जू स्पोर बाहर आ जाते हैं और इनका शेप कैसा हो जाता है, पीयर शेप या नख रूपी। इस जू स्पोर के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जू स्पोरेंजियम से फ्री होने के बाद इन पर श्लेष्मा का या म्यूकस का आवरण बन जाता है। म्यूकस का आवरण बनने के बाद जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कर देते हैं। इस तरह से हमने आज की इस क्लास में ऊडोगोनियम का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने ऊडोगोनियम का जनरल स्ट्रक्चर यानी आउटर स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बाय एकिनेट्स, यानी फ्रैगमेंटेशन खंडन के द्वारा और एकिनेट बीजाणुओं के द्वारा, एनिश्चेस्ट बीजाणुओं के द्वारा। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, जो कि जू स्पोर्स के द्वारा होता है। आज की इस क्लास में इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।